Assalamu alaikum. Hope everyone is doing well. So the topic for today is the PCOS. PCOS क्या है? PCOS is a chronic and ovulation condition. ठीक है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे इट्स सिंड्रोम PCOS ना, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जो मोस्ट मेन जो हमारे पास होती है वो होती है क्रोनिक एंड ओवुलेशन दैट विल लीड टू सब फर्टिलिटी, जिसके साथ हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद द इरेगुलर ब्लीडिंग। ठीक है, इरेगुलर ब्लीडिंग होगी और वो कैसी भी हो सकती है, लाइक एमेनोरिया भी हो सकती है और ओलिगोमेनोरिया भी हो सकती है। ठीक है, एमेनोरिया भी हो सकती है, ओलिगोमेनोरिया भी हो सकती है। बाकी हर्सूटिज्म मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन आती है वो हर्सूटिज्म की भी होती है। सही, फिर उसके साथ हमारे पास ओबीज पेशेंट ओबीज भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ओबीज भी होता है, बट समटाइम्स पेशेंट लीन भी हो सकता है, पर ओबेसिटी जो होती है वो ज़्यादा कॉमन देखी गई है। ओके, सो इस पीसीओएस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज अ स्टीन लेविंथन सिंड्रोम। क्या कहते हैं उसको? स्टीन लेविंथन सिंड्रोम। सो अब हम इसकी पैथोफिजियो की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, पैथोफिजियो में है क्या? पैथोफिजियो में अगर आप इसको पैथोफिजियो इसकी देखें तो उसमें आप उसको तीन उसमें डिवाइड कर लें। ठीक है, तीन कंडीशंस में, तीन पॉइंट्स में डिवाइड कर लें, लाइक क्रोनिक एंड ओवुलेशन। ओके, क्रोनिक एंड ओवुलेशन। दूसरा क्या होगा? हाइपर एंड्रोजेनिज्म। ठीक है, और तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो होती है ओवेरियन इनलार्जमेंट। ठीक है, अब क्रोनिक एंड ओवुलेशन के बारे में आपको एक चीज बता दूं, इट विल लीड टू सब फर्टिलिटी। तो इसके पीछे होता क्या है? इसके पीछे होगा ये रीजन, इसके पीछे क्या बनता है कि जो पीसीओएस में जो हार्मोन्स होते हैं, जो इसके गोनाडोट्रोफिन और एलएच एफएसएच होते हैं, ये एक स्टडी कंडीशन में होते हैं। ठीक है, ये हर वक्त चल रहे होते हैं, ये रुक नहीं रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें एलएच का रेशियो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एफएसएच, यानी कि एलएच जो होगा वो आपका ज़्यादा होगा, बड़ा हुआ, बट उसके मुकाबले में एफएसएच जो होगा वो कम होगा। अब जब एफएसएच कम होगा तो हमारे पास ओवुलेशन नहीं होगा। ठीक है, ओवुलेशन नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, और एस्ट्रोजन तो पहले से अपना काम कर रहा है। अब जब एफएसएच कम हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना, प्रोजेस्टेरॉन भी जो है वो भी नहीं आया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया कम। तो जब प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ और एस्ट्रोजन बढ़ गया, तो एस्ट्रोजन जो है वो अनओपोज्ड काम कर रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। सो इस अनओपोज्ड काम करने की वजह से जो जो अंदर एंडोमीट्रियम है उसकी जो है वो हाइपरप्लेजिया हो जाती है, और साथ में इरेगुलर ब्लीडिंग, या तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी या कम होगी, लाइक एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा? क्रोनिक एंड ओवुलेशन विल लीड टू सब फर्टिलिटी। सही। दूसरा हमारे पास है हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म में हमारे पास दो रीजंस हो सकते हैं, या तो देयर इज एन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, या फिर देयर इज अ रिड्यूस्ड सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बाइंडिंग। ठीक है, इसके साथ ये बाइंड कम कर रहे हैं। ठीक है, देखो होगा क्या कि हाइपर एंड्रोजेनिज्म में कैसे होगा? आपके बॉडी में एलएच बहुत ज़्यादा है, एलएच ज़्यादा है, और एलएच ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ? पेशेंट ओबीज भी होता है कुछ मोस्ट कॉमनली, तो उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। ये दोनों चीज़ें मिलके थीका सेल्स जो है उनको स्ट्यूमुलेट करेंगे, और उनको स्ट्यूमुलेट करने के बाद जो है क्या करेंगे कि वहाँ से अब टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन बढ़ गई। वो टेस्टोस्टेरॉन जो है पूरे के पूरे जो है उसमें जो सर्कुलेशन है उसके अंदर मूव कर रहा है। अब वो जिस जगह जाएगा वहाँ वहाँ प्रोडक्ट मसला प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब अगर ये लिवर में जाएगा तो ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बनाने में रिडक्शन उसकी कर देगा, बनना रुक देगा। ठीक है, वो कम बनेगा। फिर दूसरे बॉडी के पार्ट्स में जाएगा, हर्सूटिज्म करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका हाइपर एंड्रोजेनिज्म जो है ना, ये इंटरलिंक्ड है विद इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको कॉज करती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज करता है। सही, ये हो गया हमारे पास हाइपर एंड्रोजेनिज्म। तो इसकी वजह से क्या होगा? हर्सूटिज्म होगा। सही, फिर उसके बाद ओवेरियन एनलार्जमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ इसके बारे में याद रखने वाली क्या बात है कि देखो एलएच आ रहा है ज़्यादा, एफएसएच नहीं आ रहा, फॉलिकल स्ट्यूमुलेट ही नहीं हो रहा। जब फॉलिकल स्ट्यूमुलेट नहीं हो रहा तो इमेच्योर फॉलिकल बना हुआ है और वो वहीं रुक गया, उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई है, तो वो उसकी एट्रेशिया हो गई है, एट्रेशिया ऑफ द इमेच्योर फॉलिकल। अब वो क्या होगा? वो ऐसा रहेगा, इमेच्योर छोटा सा होगा। ठीक है,
पर उसके अंदर वो सिस्ट बन जाएगी। अब उसके जो साइड में जो उसका स्ट्रोमा होगा वो बहुत ज़्यादा हाइपरप्लास्टिक हो जाएगा और जो उसका कैप्सूल होगा वो थिक हो जाएगा। ठीक है, कैप्सूल इसका थिक हो गया, उसकी जो स्ट्रोमा थी वो हाइपरप्लेशिया हो गई उसकी वजह से। और ये फिर ये क्या बनेगी, ये सिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो सिस्ट होती हैं ये ओवरी के पेरीफ्री में होती हैं, कभी भी सेंटर में नहीं मिलेंगी, हमेशा पेरीफ्री में मिलेंगी। तो इसकी जो एनलार्जमेंट होगी उसकी वजह से, इन सिस्ट की वजह से ओवरीज जो होंगी वो एनलार्ज हो जाएंगी और इसकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, पर्ल्ड नेकलेस की तरह। अल्ट्रासाउंड पे हमें कैसा दिखेगा, पर्ल्ड नेकलेस। ठीक है, पर्ल्ड नेकलेस मिलेगा। सही, ये आपकी 3 पैथोफिजियो में। आगे इसी के बारे में एक और चीज आती है, दैट इज द हेरन सिंड्रोम। व्हाट इज हेरन सिंड्रोम? HA मीन्स हाइपर एंड्रोजेनिज्म। ओके, IR mean insulin resistance, and then AN means acanthosis nigricans. सही। एंड व्हाट इज acanthosis nigricans? ये आपके जो फ्लैक्सर्स वाले सरफेसेस और जो एक्सिलरी एरिया होता है इसमें एक वेलवेटी अपीयरेंस हो जाती है, स्किन थिक हो जाती है, वो हाइपर पिगमेंटेड हो जाती है। सही। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो इसके पीछे मोस्ट कॉमन कॉज होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस विल लीड टू acanthosis nigricans एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस विल आल्सो लीड टू द हाइपर एंड्रोजेनिज्म। सही, ये बात हो गई हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसकी डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस भी मैंने बता दी, पैथोफिजियो भी बता दी, आपको सब कुछ बता दिया। अब इसमें हमारी जो डायग्नोसिस होगी वो हम किस बेसिस पर करेंगे, वहां पर हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, उसको हम कहते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। उसको हम क्या कहते हैं, रॉटरडैम क्राइटेरिया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं जिसमें से हमें इस क्राइटेरिया में से इफ 2 आर सीन तो हम उसको डायग्नोस कर देते हैं। एक होता है हमारे पास बायोकेमिकल, एक होता है हमारे पास अल्ट्रासाउंड बेसिस और दूसरा जो होता है हमारे पास हिस्ट्री बेसिस पर। ठीक है, सो जो हिस्ट्री बेसिस पर होता है वो क्या होती है, इरेगुलर ब्लीडिंग। ठीक है, ये पेशेंट आपको बताती है कि भाई देयर इज इरेगुलर ब्लीडिंग, ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया। देन जो हिस्टोकेमिकल, जो बायोकेमिकल हमारे पास होती है उसके अंदर हमारे पास हाइपर एंड्रोजेनिज्म कैसे शो होता है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लिए बायोकेमिस्ट्री में हमें शो करेगा LH to FSH जो रेशियो होता है वो हमारे पास बढ़ा हुआ होता है, दैट इज 3 से ज्यादा। ठीक है, 3:1 का रेशियो होगा तो यू विल डायग्नोस 3:1 या उससे ज्यादा। एंड अल्ट्रासाउंड क्या होगा, अल्ट्रासाउंड विच शो नेकलेस, पर्ल्ड नेकलेस अपीयरेंस। ठीक है, नेकलेस दैट इज पर्ल्ड, उसकी अपीयरेंस आपके पास आपको मिलेगी। इन तीनों में से कोई 2 भी प्रेजेंट होंगे, यू विल डायग्नोस इट। ठीक है, अब इसकी आती है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इसकी हम हर उसकी बेसिस पर करेंगे। लाइक मैनेजमेंट में आपने क्या करना है कि जो जो आपको सिम्टम इधर बताए, ठीक है, उसकी बेसिस पर आपने उसको ट्रीट करना है। जो सिम्टम होगा उसी हिसाब से आपने ट्रीट करना है और पेशेंट की आपने डिजायर भी चेक करनी है। सो एक तो कलेक्टिव एक याद रखें, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसका काम क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये आपके, अगर आप पेशेंट को ये देंगे तो आपने उसमें वो करेगा क्या बॉडी में जाके, एक तो ये क्या होगा, ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ाएगा। ठीक है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन को बढ़ाएगा और उसकी वजह से जो है क्या नाम है, आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होगी। जब टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होगी तो आपका LH का स्टिमुलेशन जरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपने ये चीज एक याद रखने वाली है। सही। उसके अलावा आपने इरेगुलर ब्लीडिंग जो हो रही थी उसके लिए आप क्या देंगे, यू विल गिव प्रोजेस्टिन। व्हाट यू विल गिव, दैट इज यू विल गिव द प्रोजेस्टिन। ठीक है, फिर इफ द पेशेंट इज हैविंग अ कंप्लेन फॉर एनोवुलेशन, ओके, ठीक है, एनोवुलेशन भी तो हो रही है ना, तो आपने उसके लिए क्या देना है, यू विल गिव क्लोमिफीन। ओके, यू विल गिव द क्लोमिफीन। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास होता है कि हर्सूटिज्म की भी तो कंप्लेन आ रही है, तो हर्सूटिज्म और हाइपर एंड्रोजेनिज्म के लिए क्या है, एक तो ये कि पहले भी देते थे, पहले ज्यादा देते थे, दैट इज द स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, नाउ अब एक हमारे पास एक टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए क्रीम भी आती है, दैट इज द ईफ्लोर्निथीन। ईफ्लोर्निथीन, ठीक है, फिर उसके साथ हमारे पास ये टॉपिकल है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आती है सिप्रोटेरॉन एसिटेट। ये कॉम्बिनेशन में आती है विद कंट्रासेप्टिव, तो ये अलोन भी, आप इसको अकेले भी कंबाइन ना करें इसको ओरल कंट्रासेप्टिव्स के साथ, तो ये चल जाती है।
सही, उसके अलावा हमारे पास क्या हो रही थी, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए यू विल गिव मेटफॉर्मिन। क्यों? क्योंकि वो आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेगी और आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको रोक देगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास बाकी ये है कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, डाइटरी मॉडिफिकेशन पेशेंट को आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब चीज़ें जो होंगी दैट विल गिव थोड़ी देर का इफेक्ट ना। डाइटरी मॉडिफिकेशंस ऐसी होंगी कि वो आपके पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट करने में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं लेज़र के थ्रू या जो है एंडोस्कोपिक, तो पर वो इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर कोई पेशेंट है इन सबको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा, इफ़ पेशेंट इज़ इनटॉलरेंट टू ऑल सच थिंग्स ना, तो आपने उसको क्या देना है, GnRH एनालॉग। ठीक है, GnRH एनालॉग प्लस लो डोज HRT, आपने इसको देने लो डोज HRT। सो ये था हमारा टॉपिक। इसको कलेक्टिव इसको इन चीज़ों को समराइज करने के लिए एक हमारे पास टेबल है जो मैं आपको बस दिखा देती हूँ। दैट इज़ कि देयर इज़ अ इंक्रीज इन द LH एंड रिडक्शन इन द FSH। इसकी वजह से क्या होगा, ओवरीज में देर इमेच्योर फॉलिकल बनेंगे ना, फॉलिकल मेच्योर ही नहीं हो पाएंगे, उनकी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगी, एट्रेशिया होगी। उसकी वजह से दो चीज़ें होंगी, एक एनोवुलेशन होगी, ठीक है, और हाइपर एंड्रोजनिज्म भी होगी। एनोवुलेशन विल लीड टू सबफर्टिलिटी एंड हाइपर एंड्रोजन जो होगा वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ इंटरलिंक्ड होगा, सीके सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन लिवर में जाके प्रोडक्शन कम करेगा। ठीक है, और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी वजह से बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आपके पास ये एकांथोसिस नाइग्रोगेंस भी हो जाएगा, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी करवाता है। ऑल सच थिंग्स ये हो रही हैं। बाकी एडिपोज टिश्यूज में क्या हुआ कि टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्राडायोल में कन्वर्जन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्राग्लैंडुलर एरोमेटाइजेशन। ये बॉडी में ये बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्री सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन्स थे वो क्या करेंगे, वो एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब एस्ट्राडायोल बढ़ेगा तो इटसेल्फ खुद ब खुद LH सर जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।